10 अप्रैल 1912 की सुबह साउथहैम्पटन बंदरगाह उम्मीदों से भर उठा था। जहाज के नीचे मेहनत चल रही थी, ऊपर सपनों की दुनिया सज रही थी। हर चेहरे पर एक अलग मंजिल थी, पर जहाज सबका एक था। एना ने बेटे लियम का हाथ कसकर पकड़ा, जैसे नई दुनिया बस कुछ कदम दूर हो। युवा स्टुअर्ट थॉमस के लिए ये सफर नौकरी भी था और गर्व भी। लकड़ी की चढ़ाई पार करते ही लोग मानो एक तैरते शहर में दाखिल हो रहे थे। अंदर संगीत की पहली धुनें जहाज की शान को और चमका रही थीं। टाइटैनिक केवल बड़ा नहीं था, वो वैभव का चलता फिरता महल था। दूसरी श्रेणी में भी लोगों को ये जहाज किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा था। नीचे की दुनिया सादी थी, पर वहां भी उम्मीदें बराबर थीं। फिर सीटी गूंजी और इतिहास धीरे धीरे पानी पर चल पड़ा। किनारे छूट रहे थे, पर सपनों की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। शहर पीछे धुंधला पड़ा और आगे सिर्फ अटलांटिक था। पहली शाम ने सफर को उत्सव जैसा बना दिया। लियम को ये जहाज एक जादुई दुनिया लग रहा था। एना ने मन ही मन सोचा, शायद अमेरिका में जीवन फिर से शुरू हो सके। थॉमस मुस्कुराकर सबकी मदद कर रहा था, जैसे जहाज की मशीन में एक भरोसेमंद पुर्जा। ऊपर संगीत था, नीचे लोहे और आग की धड़कन। कुछ लोगों के लिए ये जहाज तैरता हुआ राजमहल था, और कुछ के लिए ये वो सम्मान था जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद भी न की थी। दिन बीतते गए और समंदर पर भरोसा बढ़ता गया। समंदर इतना शांत था कि खतरे का ख्याल भी दूर लगता था। लेकिन रेडियो कक्ष में संदेश लगातार आते जाते रहे। कुछ संदेश बर्फ की चेतावनी दे रहे थे, मगर सफर जारी रहा। डूबते सूरज ने जहाज को सोने जैसा चमका दिया, जैसे सब कुछ सुरक्षित हो। रात गहराई, हवा ठंडी हुई और अंधेरा ज्यादा भारी लगने लगा। ऊपर चौकसी थी, पर समंदर का काला सन्नाटा धोखा दे रहा था। पुल पर सब शांत था, मानो रात बस एक और सामान्य रात हो। कुछ यात्री अभी भी ठंडी हवा में टहल रहे थे। अनुभव भी कभी कभी आने वाली मुसीबत की पूरी आवाज नहीं सुन पाता। अंदर अब भी हंसी थी, प्यालों की खनक थी और भविष्य पर यकीन था। एना ने लियम को सुलाया, बिना जाने कि रात उसे फिर जगा देगी। थॉमस ने सुना कि आगे बर्फ का इलाका है, पर डर अभी किसी के चेहरे पर नहीं था। समंदर असामान्य रूप से शांत था, और यही शांति सबसे खतरनाक थी। ऊपर तारे थे, नीचे बर्फ जैसा अंधेरा, बीच में सिर्फ इंसानी भरोसा। ऊपर चौकीदार आंखें गड़ाए खड़े थे, जैसे अंधेरे से जवाब मांग रहे हों। फिर अचानक अंधेरे में एक सफेद मौत उभरी, आइसबर्ग बिल्कुल सामने। घंटी बजी और कुछ सेकंड में हर फैसला भारी हो गया। जहाज ने मोड़ लेने की कोशिश की, जैसे किस्मत से आखिरी बहस चल रही हो। नीचे इंजनों तक आदेश पहुंचा, पर समंदर के पास समय कम था। एक लंबी घर्षण जैसी आवाज आई, न धमाका न आग, बस धीमा विनाश। कई लोगों को बस हल्का सा झटका महसूस हुआ, जैसे किसी सपने में रुकावट आई हो। लेकिन जहाज के आगे वालों ने बर्फ को डेक पर गिरते देखा। असली हादसा नीचे शुरू हो चुका था, जहां पानी बेरोक भीतर घुस रहा था। थॉमस ने पहली बार उस पानी को देखा जो पूरे जहाज का फैसला करने वाला था। अधिकारियों ने समझ लिया, जहाज बचना मुश्किल है। जो जहाज अडूबने वाला कहा गया था, वही अब मौत की ओर झुक चुका था। अब मदद के संदेश रात के अंधेरे में भेजे जाने लगे। एना नींद से उठी तो बाहर कदमों और आवाजों की बेचैनी थी। थॉमस अब मेहमान नहीं, इंसानों की जान बचाने की दौड़ का हिस्सा था। लोगों से कहा गया, ऊपर चलिए, गर्म कपड़े पहनिए और शांत रहिए। जहाज का झुकाव छोटा था, पर डर अब शब्दों में उतरने लगा था। एना और लियम सीढ़ियों से ऊपर बढ़े। भीड़ अब भारी होती जा रही थी। ऊपर कई लोग अब भी मानने को तैयार नहीं थे कि ये जहाज डूब सकता है, लेकिन क्रू जानता था कि हर मिनट अब अनमोल है। फिर वो आदेश आया जिसने सैकड़ों परिवारों को अलग कर दिया। महिलाएं और बच्चे पहले। डर, भ्रम और अविश्वास में पहली नावें पूरी भरी भी नहीं उतरी। थॉमस भीड़ में एना और लियम को ढूंढ रहा था। अब ठंड हड्डियों तक पहुंचने लगी थी और समंदर पहले से ज्यादा काला लग रहा था। अफरा तफरी के बीच संगीत अब भी लोगों के दिल को संभालने की कोशिश कर रहा था। भागते समय लियम का छोटा खिलौना हाथ से छूट गया, जैसे बचपन भी उसी रात पीछे रह गया। नाव के पास पहुंचकर एना ठिठकी। जाना भी डरावना था, रुकना भी। थॉमस ने लियम को उठाकर नाव में बैठाया, बिना समय गवाए। फिर एना भी नाव में उतरी, पर उसकी नजरें आखिरी पल तक पीछे ही रहीं। नाव नीचे उतरती गई और जहाज की ऊंचाई अचानक डरावनी लगने लगी। थॉमस ऊपर रह गया,
जहां अब कर्तव्य ही उसका सहारा था। एक एक कर नावें जाती रहीं, पर जहाज पर भीड़ कम पड़ने के बजाय और बेचैन होती गई। कई लोग ऊपर पहुंचने में देर कर रहे थे। रास्ते जटिल थे, समय निर्दयी। अब जहाज का अगला हिस्सा साफ नीचे जा रहा था। फर्श अब फर्श जैसा नहीं रहा। हर कदम में गिरने का डर था। मदद के लिए रोशनी आसमान में छोड़ी गई, पर जवाब बहुत दूर था। नीचे नावों में बैठे लोग उस जलते उजाले को दूर से देखते रहे। अब लगभग सारी नावें जा चुकी थीं और जहाज पर बचे लोग चुप्पी में सिमट रहे थे। भीड़ पीछे की ओर खिंच रही थी, जैसे जहाज का आखिरी सुरक्षित हिस्सा वही हो। रोशनियां टिमटिमाईं, जैसे जहाज खुद अपनी आखिरी सांस ले रहा हो। अब हर आवाज, भाप, धातु, कदम मौत के और करीब लग रही थी। लोहे का वो दैत्य अब अपने ही भार से टूटने लगा। फिर जहाज का पिछला हिस्सा आसमान की ओर उठ गया। अब पकड़ और प्रार्थना दोनों एक साथ फिसल रहे थे और फिर कुछ क्षणों में टाइटैनिक अंधेरे पानी के नीचे गुम हो गया। अब समंदर में सिर्फ बर्फीला पानी, टूटती आवाजें और असहाय अंधेरा था। नाव में बैठी एना ने लियम को सीने से चिपका लिया ताकि डर की जगह धड़कन सुनाई दे। कुछ ही देर में आवाजें कम होने लगीं और वही खामोशी सबसे ज्यादा डरावनी थी। रात लंबी थी और हर मिनट किसी चमत्कार का इंतजार जैसा लगता था। आखिरकार दूर एक जहाज की रोशनी दिखी, कार्पाथिया। इस बार आसमान की रोशनी डर नहीं, राहत लेकर आई। जहाज पर खींचकर बचाया जा रहा था। गर्म कंबल, एक कप चाय और बच जाने का सुन्न सा एहसास। लियम ने खिड़की से पीछे देखा, जहां समंदर था पर जहाज नहीं। टाइटैनिक डूब गया, लेकिन उसकी रात ने दुनिया के समुद्री नियम हमेशा के लिए बदल दिए।